आपको बता रहा था पहले कि वार एरे का मैंने बताया था, एरे क्यों यूज कर रहा था बताओ, अभी बताया एरे क्यों यूज कर रहा था मैं। अगर मुझे एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी है तो मुझे एरे का यूज करना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो अगर मैं एरे यूज नहीं करूंगा तो एक ही वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, अब वो इंटीजर हो, नंबर हो, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो वार ए, इस तरीके से मैं हेलो, या यहाँ पे नाम लिख लेते हैं पहला, कॉमा, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को पता चल रहा है फर्स्ट नेम कौन सा है, लास्ट नेम कौन सा है। लास्ट नेम फर्स्ट नेम का पता चल रहा है कौन? नहीं, ऐसे तो अभी पता चल रहा है ना, वैसे कहीं आपको स्पेसिफिक चीज लिखी हुई दिख रही है कि फर्स्ट नेम ये है। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट भी इसी तरीके से बनता है, जैसे एरे काम चलता है वैसे ही ऑब्जेक्ट का भी काम चलता है। लेकिन अभी डिफरेंस क्या बताया, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको पता चले है कि फर्स्ट नेम क्या है लास्ट नेम क्या है, तो आप ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करोगे। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर एक वार ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। नीचे वाले को भी मैं अनाइट कर कमेंट कर देता हूँ और ऊपर वाले को कमेंट करके दिखाता हूँ। वार ओबीजे, अब वेरिएबल जो भी बना रहे हो तो मैंने आपको बोला वेरिएबल कोई से भी नाम से बना लो, मसला नहीं है, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट का नाम, मैं ऑब्जेक्ट के लिए बना रहा था तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में ओबीजे लिख दिया ताकि मुझे बाद में याद रहे कि मैंने ऑब्जेक्ट का बनाया, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू के बाद यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट डालता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो ये एक एरे में और इसमें डिफरेंस है। कुछ चीजें मिलती जुलती हैं, काम एक जैसे ही है, बस थोड़ी सी चीजें अलग हैं। जैसे पहला डिफरेंस क्या हो गया, ब्रैकेट्स का। उसके बाद यहाँ पर मैंने अब इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, एफ नेम, एल नेम यानी लास्ट नेम, एज, ईमेल। तो अब पता चल रहा है मुझे, यानी अब पता चल रहा है फर्स्ट नेम क्या है लास्ट नेम क्या है, यही चीज क्या है। अभी मैं एफ नेम यहाँ से हटा देता हूँ और ऑब्जेक्ट। अब मुझे ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ना, मुझे ये प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट होगा देखिएगा। क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। मुझे टाइप बता रहा है कि आपने जो वेरिएबल ऑब्जेक्ट में बनाया है ना, वेरिएबल ऑब्जेक्ट में जो चीज क्रिएट करी है वो है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर करवाना है, ये वाली चीजें कॉल करानी है, एफ नेम, लास्ट नेम, एज, ईमेल। तो ये कैसे कराऊंगा, आपको इस तरीके से कराना पड़ेगा। पहले ऑब्जेक्ट का नाम पास, वेरिएबल का नाम पास करना पड़ेगा, ओबीजे मैंने सही पास करा है। उसके बाद डॉट एफ नेम, यही था, ठीक है। जाके रन करो, वहां पे आ गया एफ नेम, ठीक है। इसी तरीके से एफ नेम के बाद अब ये चीज है ना, यहाँ तक समझ में आ गया ऑब्जेक्ट का आप कैसे रीनेम करेंगे। एरे और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, पहले ये बताओ, डिफरेंस में कोई सवाल है तो पूछो। नहीं, अगर कोई सवाल है कि डिफरेंस बनाने के लिए सर तो कंपल्सरी नहीं है ओबीजे लिखना, जैसे काउंट सेट ऑफ काउंट लिखते थे, कंफर्म बॉक्स में कंफर्म लिखते थे। नहीं, देखो वार ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आप एक, जब आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, जैसे मैं एक एरे बना रहा हूँ और एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा होता हूँ ना, तो इससे पहले मैंने एक वेरिएबल का नाम लिखा है। अब जरूरी नहीं है आप ओबीजे लिखोगे, आप ओबीजे 1 2 लिख दो, ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, जो आपको वेरिएबल जिस नाम से बनाना है बना लो। जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से बनाओ, सही है। अब देखें, मैं चाह रहा हूं कि सारे साथ, उसको हटा दो, सारी चीजें कुछ साथ प्रिंट हो, यानी पहले एफ नेम आए, एफ नेम के बाद प्रिंट हो थोड़ी सी स्पेस, फिर उसके बाद एल नेम आए यानी लास्ट नेम आए, फिर थोड़ी सी स्पेस, फिर 18 आए, फिर ईमेल आए, ठीक है। यानी मुझे पूरा ये चीज प्रिंट करानी है, तो कैसे कराऊंगा ये देखना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट नेम आ गया, फर्स्ट नेम आ गया। कॉन्केटिनेशन किस तरीके से करता हूं मैं, कौन सा वो ऑपरेटर यूज करता था, प्लस या माइनस, प्लस कॉन्केटिनेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे मिसाल के तौर पे चाहिए एक ऐसी चीज, कॉन्केटिनेशन क्या होती है, कॉन्केटिनेशन से मुराद ये है, ऑब्जेक्टिव नेम मैंने देखो विदाउट कोट्स लिखा है, विदाउट कोट्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब मुझे कुछ ऐसी चीज यूज करनी है जो कोट्स के अंदर करनी है, डबल कोट्स यूज करते हुए लिखनी है। तो उससे पहले कॉन्केटिनेशन करनी पड़ेगी, और कॉन्केटिनेशन में यहाँ पे प्लस के साइन से कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वल टू, मैं चाह रहा हूँ कि एपटेक का नाम लिखा हुआ है, जाओ ना, सर को बोला था ना, आपने बोला ही नहीं।
बुला के लो। या वो वाला खाली है, इनके वाला खाली है, इस पे बैठ जाओ अभी वीएनसी पे काम समझने के लिए, फिर देख लेंगे बाद। मैं कह रहा हूँ ओबीजे एफ नेम प्रिंट हो, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस आए, उसके बाद क्या प्रिंट हो, हाँ और लास्ट नेम। तो देखो अब आप डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लिखोगे ओबीजे, अब आप पहले प्लस का साइन वापस लगाओगे और अब लिखोगे ओबीजे डॉट एल नेम, ठीक है। कॉमा के अंदर डबल कोट्स के अंदर मैंने स्पेस काउंट कर रहा हूँ, यानी एफ नेम में क्या स्टोर हो रहा है ऊपर देख के बताओ, एफटेक। और लास्ट नेम में अगर मैं ये डबल कोटेशन यूज नहीं करता ना तो मसला क्या होता है, एफटेक गार्डन एक साथ लिखा हुआ आ जाता। मैं चाह रहा हूँ उसके बीच में स्पेस हो जाए। अभी चलो इतना करके दिखाता हूँ आपको, देखें थोड़ी सी स्पेस आई है, अगर नहीं आएगी, ये देखें इतनी चीज मैंने उठा के हटा दी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल मिल गया उसके साथ, देख लो मैं कंट्रोल प्लस करके इसकी स्क्रीन वो कर देता हूँ, ये देखो बिल्कुल मिला हुआ है, बीच में स्पेस ही नहीं है, ठीक है। तो वो स्टेप मैंने स्पेस यूज करने के लिए करा था। अब स्पेस मैंने डबल कोट्स के अंदर यूज करा था, तो उससे पहले आपको प्लस और बाद में प्लस लगाने जरूरी है कॉन्केटिनेशन के लिए। फिर प्लस होगा, फिर क्या आएगी, स्पेस आएगी, यही आएगी, फिर प्लस होगा, फिर ओबीजे, ओबीजे के बाद आएगा एज, ओ सॉरी 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 ब्रैकेट के अंदर ही आएगा, गलती से बाहर के लिए खोल दिया, कंट्रोल भी, ठीक है। ओबीजे एज, फिर क्या आएगा, प्लस स्पेस, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर ओबीजे ईमेल डॉट, ओबीजे डॉट ईमेल, ठीक है। और इसके बाद सेमीकोलन बंद हो गया। तो आप देखिएगा मेरी वो चीज, क्या चीज, अच्छा दो है, ये देखें पूरा वो चीज मेरी प्रिंट होकर आ गई, यानी और बीच में स्पेस भी आ गया है। अभी मैंने आप लोगों को कौन कौन से लूप बताए थे, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। फॉर लूप में क्या फायदा था फॉर लूप का, यानी आपको वेरिएबल आउटसाइड नहीं बनाना पड़ता, आप फोर के अंदर ब्रैकेट के अंदर वहीं पर ही वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हो। क्या चीज, एफटेक के नीचे वाली लाइन में गार्डन से आ रहे हो, रुको सारे काम होते हैं ना, पहले अपना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराना चाह रहा हूँ। बीआर कहाँ यूज कर सकता हूँ पहले बताओ, क्या समझ में आ रहा है। सर मैं सर बोल रहा हूँ सर एप्लीकेशन वो मैं समझ में आ गया, बीआर का टैग के जरिए होगा। इस वाली लाइन में सोच के बताओ कहाँ बीआर यूज कर सकता हूँ, डबल कोटेशन के अंदर। जब भी कोई HTML का टैग लगाओगे तो आप इस तरीके से कोटेशन के अंदर बीआर दोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे बीआर दे रहे हैं, नीचे आएगा वो, जाए चेक करें, सही है, क्लियर है। हाँ मैं फॉर लूप पे था, फॉर लूप में क्या था, वेरिएबल उसी चीज में डिक्लेयर हो जाता था। वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या था, पहले हाँ फिर स्टेटमेंट प्रिंट होती है, स्टेटमेंट बोलोगे, फिर तो डिफरेंस पता चल रहा है। यानी अगर वाइल का मसला ये है, अगर वाइल में मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट चलेगी, नहीं तो एल्स पार्ट वाली चलेगी, ठीक है। जबकि डू वाइल में भले मेरी बात गलत साबित हो रही हो, मेरी स्टेटमेंट एक बार प्रिंट होगी, और अगर बात सही साबित हो रही होगी तो लूप जितना चलेगा उतनी बार मेरी स्टेटमेंट प्रिंट होती रहेगी। ब्रेक और कंटिन्यू का लास्ट टाइम पे डिफरेंस बताया था, क्या था, कंटिन्यू हम किस टाइम पे यूज कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, तो 3 की जगह वो आ जाएगा और अगर 3 का नंबर नहीं आया 4 से कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो 3 की जगह ये प्रिंट हो, तो उसके बाद रुक जाती है, लेकिन कंटिन्यू से आगे चला सकते हैं। सही है। मिसाल के तौर पे मैंने एक लूप चला रहा था 0 से लेके 9 तक। मैं कह रहा था जब 3 पे पहुंचे ना वैल्यू, यानी लूप 3 पे पहुंचे, तो लूप की जगह पे ये वाली चीज भी प्रिंट हो, जो मैंने अपनी डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखी थी, मैं चाह रहा था वो प्रिंट हो जाए, तो वो प्रिंट हो रही थी। कंटिन्यू जब मैं कर रहा था तो क्या हो रहा था, वो चीज जो मैं एक्स्ट्रा इसको बता रहा था वो भी प्रिंट हो रही थी, और साथ साथ मेरा लूप चलता रह रहा था, चलता जा रहा था।
जब तक उसको कंडीशन सही मिली थी। जबकि ब्रेक क्या हुआ था, जो मैंने कंडीशन बताई थी ना, जब उस कंडीशन पर आता लूप पूरा ही खत्म कर देता था वो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो 3 लूप करे थे, ब्रेक और कंटिन्यू का करा था। अब एक ही वाली एग्जांपल उठाएंगे, बार ऑब्जेक्ट। ये तो मैं बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट आपको डिक्लेयर करना है और उसके अंदर वैल्यूज डालनी है। मैं कह रहा हूँ कि फॉर का लूप वार, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है की का, ठीक है। वार के अंदर एक वेरिएबल और फॉर इन बताया था, इन यहाँ पर आ गया। अभी आपको डिफरेंस पहले इसको थोड़ा चला के दिखाता हूँ, उसमें भी समझा देता हूँ आपको क्या आ रहा है इसमें। देखें, एफ नेम, एल नेम, एज, ईमेल, ये चीज यहाँ पर की में स्टोर हो रही है, यहाँ से उठकर आ रही है। एफ नेम, एल नेम, एज, ईमेल, ठीक है, वो चीजें कहाँ पर स्टोर हो रही है? अब जरूरी नहीं है आप की का ही वर्ड बनाओगे, वेरिएबल बना हुआ है, वेरिएबल किसी नाम से बना सकते हो दूसरे। वेरिएबल बना हुआ है भाई, वेरिएबल तो किसी भी नाम से बन सकता है, ठीक है। तो वेरिएबल आप किसी भी नाम से बना सकते हो, जरूरी नहीं है इसी तरीके से लिखोगे, लेकिन फॉर पहले लिखोगे क्योंकि फॉर का लूप है। उसके बाद वार की, फिर क्या था, फॉर इन का लूप था, तो इसने आई इन लिखा है और ऑब्जेक्ट यहाँ से उठा के लेकर आया, वेरिएबल का नाम है, ठीक है। इतना इसने कंडीशन बनाई है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले बोल रहा हूँ की के अंदर। अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप ये नई चीज प्रिंट करना चाहते नहीं करो, ठीक है। ये चीज क्या प्रिंट करके ला रही है मुझे ये बताओ पहले। तो जरूरी नहीं है, मैंने हार्ड कोडेड दिया हुआ, अगर आपको समझना है तो आप समझ लो, ठीक है। तो ये थी, यहाँ से एफ नेम, एल नेम, एज, ईमेल यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद कॉलन आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद की है, की यहाँ से वैल्यू भी उठा के लेकर आ रहा है, और फिर प्लस बी आर। तो इस तरीके से मेरा पूरा एक एरे बन रहा है, और सॉरी लूप बन रहा है, फॉर इन का लूप, ठीक है। और इनके लूप में ये चीज, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कुछ तरीके से और प्रिंट कराना चाहते हैं, कोई अपनी एक कंडीशन बना के कि ये हो, वो चीजें यहाँ पर हो, तो उस तरीके से करना है। हाँ चले, छोटे बच्चे नहीं हो, इतने छोटे बच्चे नहीं हो, इतने छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है सर। नाम है वेरिएबल जी। यहाँ से हम लोगों को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो ये फॉर का लूप के अंदर डिफाइन करा है ना, तो फॉर का लूप उठा के लेकर आ रहा है। ये चीजें होती है जो एफ नेम, एल नेम, एज, ईमेल, ये लिखा हुआ है, ये चीजें कहलाती हैं प्रॉपर्टीज। क्या कहलाती है? और अब मैंने वेरिएबल देखो यहाँ पर कहाँ पे डिफाइन करा है, फॉर के लूप के अंदर करा है। तो फॉर के लूप के अंदर जो आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो ना, वो उसकी प्रॉपर्टीज उठा के लेकर आए, ठीक है। अब वेरिएबल का नाम कुछ भी दे देना, जरूरी नहीं है यही दोगे। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब जिन्होंने काम करा, सबसे पहले आपने यहाँ पर एक बॉडी का स्टाइल में बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, अब्दुल्ला खामोश हो जाओ, इस तरीके से बैक का आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने कमेंट करा हुआ सारी चीजें, इवेंट और रेड नंबर यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। डेफ क्लास, ये तो सारा आप लोगों ने HTML का काम करा हुआ है। जाओ सर को बुला के लेकर आओ ना, बोला तो सर को बुला लो, सर फैसल को। अच्छा चलो अब्दुल्ला बैठियो, अब्दुल्ला H2 में इवेंट नंबर्स की हेडिंग डाली हुई, स्क्रिप्ट HTML के टैग्स वगैरह तो नहीं बताने, मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड समझाना है आपका, ठीक है। फॉर var is equals to 1, a is less than 100 और इक्वल टू a प्लस प्लस, ठीक है। इसमें आपने सबसे पहले एक लूप चलाया है जिसके में a की वैल्यू है 1 और वो कब तक चल रही है? 100 तक। तो अभी अगर मैं सिंपल इसी तरीके से लूप चला देता तो क्या प्रिंट होता? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 100 तक चला जाता। लेकिन अब मैंने कंडीशन लगा दी थी, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या लगी थी कि a की वैल्यू अगर जब डिवाइड हो जाए 2 से और उसका मॉड्यूलस इक्वल टू हो 0, तो मॉड्यूलस क्या, मॉड्यूलस बता रहा हूँ, जैसे अभी a की वैल्यू बनी 1, ठीक है। a की वैल्यू को डिवाइड करेगा 2 से, मॉड्यूलस बच रहा होगा तो उसमें मसला करेगा, वो उसमें बता देगा। उसके बाद इसने उठाया 3 को 2 से डिवाइड करा तो क्या बचा? 1 बचा। तो 3 इवन नंबर है या नहीं है? 3 इवन नंबर है या नहीं है? नहीं है। तो 3 को ये स्किप कर देगा, फिर 4 पे चला जाएगा,
फिर 4 को डिवाइड करेगा, 4 का रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो वो आपकी बात सही साबित हो रही है कि अगर ये चीज डिवाइड होते हुए किसी भी वैल्यू का रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाए तो वो इवन नंबर कहलाता है। चलो सही है, यहाँ पर ये चीज बता रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने का तरीका नहीं आ रहा है, किस तरीके से लिखा अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में किस तरीके से लिखना है, देखो आपकी वैल्यूज यहाँ पर आ रही है, ए के अंदर स्टोर हो रही है, क्योंकि ए में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 7 इस तरीके से जाए जा रहा है। तो आपने पहले ये जो लिखा है ना, ये हार्ड कोडेड लिखा है, नंबर इज इवन, नंबर इज इवन का हार्ड कोडेड लिखा है ना आपने वैल्यू, यानी खुद बताया। उसके बाद आपने कॉन्केटिनेशन करी है प्लस ए के साथ के, यानी नंबर इज इवन लिखा हुआ है सबसे पहले और उसके आगे नंबर्स आते हैं, लिखकर आते हैं नंबर इज इवन, पहला नंबर आया 2 4 6 8 इस तरीके से। का मतलब ये है स्टार्ट वाला 2 मिनट, ठीक है। तो प्लस ए में ये वाली स्टोर हो रही है वैल्यू 2 4 6 8, तो आपके सामने सीरीज इस तरीके से प्रिंट होकर आ रही है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। उसके बाद आपने प्लस यूज करा है बीआर का टैग, यानी लाइन ब्रेक करने के लिए। आप पूछो क्या समझ में नहीं आ रहा। ये ए की दो वैल्यूज दी है, ए इक्वल टू 1 और ए इज लेस देन इज इक्वल टू 100। देखो a is equals to 1, ए इज लेस देन इज इक्वल टू 100। देखो मैंने कहा था आपको एक लूप चलाना है जो स्टार्ट होगा 0 या 1 से। मैंने 0 से कहा था, 1 से स्टार्ट करा, मसला नहीं है, खैर वही आंसर आएगा। 0 से स्टार्ट हो और उसकी वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए, 100 तक। तो सबसे पहले जो आप स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो बताओगे और जहां तक एंड होना है वहां तक बताओगे, ठीक है। तो 100 इसने इसलिए लिया है। तो आप क्लियर है। अब इसको जाके मैं वहां पे रन करता हूँ, जब कॉपी बात करके चला लेते हैं इसको। नंबर इज इवन यहाँ लिखा हुआ आ गया और 2 आ गया, नंबर इज इवन और ए की वैल्यू 2 बन गई थी। 4 6 8 10 इसी तरीके से नीचे तक जाता थे। अब ये 100 भी क्यों लिखा हुआ आ रहा है, कोई समझा सकता है? क्योंकि मैंने लेस देन और इक्वल टू यूज करा है, तो इसके लिए करा है। अगर इक्वल टू का साइन यूज नहीं करता तो नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको दूसरी चीज दी थी, वो चीज यह थी कि आप ओपन विद कोड कर लेते हैं। भाई आपने एक यूजर नेम का वेरिएबल बनाया है प्रॉम्प्ट के नाम से, ठीक है। प्रॉम्प्ट में एक यूजर नेम का वेरिएबल बन गया और पासवर्ड भी आपने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब आप कह रहे हो इफ यूजर नेम इक्वल इज नॉट इक्वल टू नल, इज नॉट इक्वल टू, ये वाला चीजें भी रन करके दिखा रहा हूँ। इज नॉट इक्वल टू रन, इज नॉट इक्वल टू नल का मतलब क्या होगा भाई? इक्वल का मतलब क्या होता है? इज नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है? खाली नहीं है। और इज नॉट आ गया, तो इस तरीके से कंडीशन वैसे जरूरी नहीं लगाना है, लगानी मसला नहीं है। इफ के अंदर इफ यूज करा हुआ है, इफ के अंदर इफ यूज करा हुआ है, इसमें ये हो रहा है, इधर सुन लो, इधर अब्दुल्ला अब्दुल्ला अपने स्क्रीन में देखो। इफ यूजर नेम इक्वल टू नहल, अगर कोई यूजर आता है उसने लिख दिया NAHL नहल, एंड ऑपरेटर क्या कर रहा होता था? एंड ऑपरेटर क्या कर रहा होता था? दोनों कंडीशन चेक दोनों कंडीशन। तो अब इसको साथ साथ आपको रन करके दिखाता हूँ। पहले कॉपी पास्ट करके इसको भी रन करते हैं। सबसे पहले मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया NAHL, ठीक है, अभी सही दे रहा हूँ। ओके करा, पासवर्ड क्या एंटर करना था? तो देख लेते हैं, नहल 1 2 3 NAH। तो क्या हुआ है? थैंक यू का मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ है, इन्होंने बोला है अगर यूजर नेम इसके इक्वल हो और पासवर्ड इसके इक्वल हो तो आप अलर्ट में उसको मैसेज कर दो थैंक यू का, सही है। और उसके बाद नहीं तो अगर ये एक चीज भी गलत करे तो उसको कौन सी कंडीशन चलाएगा? एल्स वाली चलाता है। तो अब मैं एक चीज गलत करके देता हूँ आपको, ठीक है। 2 मिनट रुको। नहल 3 2 1 कर दिया मैंने, ठीक है। ओके करा, क्या आया? क्यों चला? क्यों चला?
क्योंकि एंड में दोनों कंडीशनें चेक करनी है। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा और काम करके थोड़ा सा इसको और अच्छा कर दिया फॉर्म का। आगे रुकिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको कॉपी पास्ट करके रन करता हूँ। यार खामोश हो, बाहर चले जाओ। यूजर नेम और पासवर्ड की फील्ड बिना कुछ एंटर करे जब मैं सबमिट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है? नो ब्लैंक वैल्यू अलाउड। ठीक है, इसको आप रिफ्रेश कर लेते हैं वापस। लेकिन अगर मैं कोई भी यूजर नेम एंटर कर दूं और पासवर्ड कोई भी एंटर कर देता हूं मिसाल के तौर पे, ठीक है, और सबमिट करता हूं, तो अब ये मुझे रीडायरेक्ट करके लेकर गया एक न्यू पेज पे। अब क्या था ये, अब ये समझो क्या है। मैंने मिसाल के तौर पे आप लोगों को मिसाल दी थी कि अगर आपके पास जब आप आगे जाके काम करोगे तो दो डैशबोर्ड बनेंगे आपके पास, एक एडमिन का और एक यूजर का। जो एडमिन होगा वो दोनों डैशबोर्ड देख सकता है, यूजर जो होगा वो कौन सा देख सकता है? सिर्फ यूजर डैशबोर्ड देख सकता है सिर्फ। ठीक है, तो आप जब आप लॉगिन कर रहे होगे तो लॉगिन फॉर्म तो एक ही बनता है ना। अब उसको कैसे पता चलेगा कि ये एडमिन लॉगिन कर रहा है या फिर यूजर नेम कर रहा है, यूजर कर रहा है? तो आप इस तरीके से कंडीशन लगाओगे कि अगर यूजर नेम ये डले और पासवर्ड ये डले तो आप इसको रीडायरेक्ट करो एडमिन के डैशबोर्ड पे। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई भी दूसरा लॉगिन करे तो आप उसको रिडायरेक्ट कर दो यूजर के डैशबोर्ड पे। इस तरीके से दिख रहा था। यहाँ पर अभी मैंने कंडीशन वो वाली नहीं कराई हुई, यहाँ पे सिंपल मैं बोल रहा हूँ अगर मेरा यूजर आकर बॉक्स बिना कुछ एंटर करे बॉक्स के अंदर, यानी यूजर नेम पासवर्ड ना डाले, डायरेक्ट सबमिट के बटन पे क्लिक करे तो उसको क्या मिल रहा है? नो ब्लैंक वैल्यू आर अलाउड। ठीक है, उसके बाद अगर वो सही करे तो उसको रिडायरेक्ट करे। अब ये ट्रू फॉल्स की वैल्यू अब आपको समझाता हूँ। पहले काम समझ में आया किस तरीके से रन हो रहा है? यहाँ पर फॉर्म का, अब आप जब फॉर्म बना रहे होते हैं ना एक, तो आपको फॉर्म का, हाँ क्या चीज डबल इक्वल की यहाँ पे और ऑपरेटर यूज करा एंड कर लो, मसला नहीं है, चल जाएगा। अब सबसे पहले इसमें यूज हुआ है फॉर्म का टैग, FORM, फॉर्म का टैग। ठीक है, जब आप भी कोई चीज फॉर्म में इंसर्ट कर रहे होते हो ना तो आपका सारा डेटा एक जगह पे जा रहा होता है। तो उसके लिए जब फॉर्म बनता है ना तो सबसे पहले टैग आप, अब जैसे आपने कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाके आपने आपको रजिस्टर करा तो आपका सारा डेटा उस वेबसाइट की डेटाबेस में गया होगा, गया होगा। तो ये जो गया है ना, इसके लिए सबसे पहले टैग यूज करोगे फॉर्म का। ठीक है, इसके अंदर ऑन सबमिट बटन लगाया हुआ है। ऑन सबमिट, एक ऑन सबमिट का बटन लगाया हुआ है कि यानी क्लिक हो ऑन सबमिट कर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑन सबमिट। ठीक है, ऑन सबमिट का मतलब ये है जब यूजर अपना सारा डेटा एंटर करके सबमिट के बटन पे क्लिक करे तो फंक्शन कॉल हो जाए। फंक्शन के अंदर क्या ऑन क्लिक के अंदर क्या लिखा हुआ है? वैलिडेट के ऊपर जैसे ही मैं माउस लेके गया हूँ क्या बता रहा है? वैलिडेट क्या है? उससे पहले देखो, तो आप जो अगर इस तरीके से कुछ काम कराना चाहते हो ना तो फंक्शंस यूज होंगे हर जगह पर, फंक्शन यूज होंगे हर जगह पर। ठीक है, तो फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैंने टाइप, अच्छा ऑन क्लिक पे ये कर दिया, ऑन सबमिट पे ये करा हुआ है। वैलिडेट एक्शन में आप उसको रीडायरेक्ट वाली लोकेशंस बताओगे, यानी मैं कौन से वाले पेज पे भेजना चाह रहा हूँ? object.html पर। अगर सिंपल मैं भी जावास्क्रिप्ट नहीं करूँ ना, ये चलाऊंगा, क्या करूंगा, डायरेक्ट सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट मेरे को दूसरे पेज पे भेज देगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जावास्क्रिप्ट का काम ही नहीं करा हुआ। तो अब जावास्क्रिप्ट का काम करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन बनाने के लिए तरीका क्या है? फंक्शन का एक आप कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद वैलिडेट के नाम से मैंने बना लिया। आप किसी भी नाम से बना सकते हो। फंक्शन में एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या चीज है? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बुलाओ। फंक्शन में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? तो जब अभी बता रहा हूँ तो सुनो ना, अभी बताया मैंने, अभी बताया। इधर देखो ना बेटा, बात सुनो।
इस तरीके से जो ब्रैकेट्स बने होते हैं ये इंपॉर्टेंस होता है, ये इंडिकेट करते हैं कि आपने जो ये लिखा है ये फंक्शंस बना हुआ है, फंक्शंस का नाम बना हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने एक var यूजर नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लिया। अब ये थोड़ा सा चेंज है, पहले यहाँ पर क्या यूज कर रहा था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, तो जब आप इस तरीके से कोई वैलिडेशंस वगैरह का काम करना चाह रहे हैं ना, तो अब आप इस तरीके से लिखेंगे डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और सिंपल जब हम लोगों ने फॉर्म बनाया था उसके अंदर इनपुट के अंदर क्या क्या फील्ड ली थी, इनपुट, टाइप, टैक्स, कोटेशन थी, कोटेशन लगा नहीं रहा मैं, और इसी तरीके से यहाँ थी प्लेस होल्डर, इतना ही था, इसको मैंने क्लोज कर दिया था। लेकिन अब आप यहाँ पर आईडी भी दोगे, क्लास आईडी का पता था, क्लास आईडी HTML CSS में यूज करी थी, तो इस तरीके से आप आईडी भी दोगे। आईडी का काम क्या होगा, यूजर नेम के बॉक्स में जो वैल्यू उठा रहा होगा ना वो, जो यानी आपने, अब मैं जाता हूँ बॉक्स में कोई वैल्यू एंटर करता हूँ ना, तो वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, आईडी के वेरिएबल में। आई मैंने यहाँ पे देखो आईडी इज इक्वल टू क्या करा हुआ है, आईडी इज इक्वल टू यू नेम, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई एक यूजर नेम का वेरिएबल बना लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में मैंने प्रिंट कर लिया और यू नेम कर दिया। अब कोई भी यूजर चाहे वो यूजर नेम के बॉक्स में वैल्यू एंटर करे या ना करे, वो किस में स्टोर हो जाएगी, यू नेम में हो जाएगी पहले, फिर इस जावास्क्रिप्ट में आके वो यूजर नेम के वेरिएबल में चली जाएगी। इसी तरीके से पासवर्ड का भी सिनेरियो बनाया हुआ है, ठीक है। क्लियर है या नहीं, यहाँ तक कोई सवाल है तो पहले पूछो। दोबारा बता दे, आ जाएगी वैल्यू, भाई मिसाल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे फॉर्म बनाऊं, ये है मिर्जा, ठीक है, ये लिखा है ना, ये पहले स्टोर होगा यहाँ पर आईडी के वेरिएबल में, यू नेम में, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर काम कराना है ना, यूजर नेम के ऊपर काम कराना है, तो जावास्क्रिप्ट में मैं इस तरीके से इसके ऊपर काम करा सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के जरिए, और ब्रैकेट में मैं ये वाला पास कर दूंगा, सही है, जो मैंने आईडी यहाँ पे करी है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है यू नेम लिखो, कुछ और भी लिख सकते हो, जो लिखना, लेकिन कॉल सही तरीके से करना। अगर नहीं वर्क कर रहा होगा तो मसला ये होगा आपके यहाँ पर आपने कॉलिंग सही नहीं करी होगी। इसी तरीके से पासवर्ड का भी काम बना है। अब बनी है इफ की कंडीशन, ठीक है। इफ की कंडीशन में मैं क्या कह रहा हूँ कि यूजर नेम डॉट वैल्यू, यानी यूजर नेम में भी क्या स्टोर हो रहा था, एक चीज दिखाऊं आपको, इसको रिफ्रेश करता हूं मैं, यहाँ पर मैंने स्पेस दी, ठीक है, और यहाँ पर मैंने पासवर्ड एंटर करा 1 2 3 4 5 6, रिडायरेक्ट करा इसने, करना चाहिए था इसको, नहीं करना चाहिए था। तो इस चीज से बचने के लिए ना यहाँ पर एक फंक्शन यूज होता है ट्रिम का और वैल्यू का, मैं भी इसका करके दिखाऊंगा वैल्यू वाला काम। तो इस चीज से बचने के लिए कि यूजर नेम की फील्ड खाली नहीं जाए, वैल्यू और ट्रिम यूज होती है। अभी वैल्यू इसने ऐसी लिखी हुई है, यूजर नेम डॉट वैल्यू इक्वल टू, ये आपका ही काम है जो आपने इफ की कंडीशन बनाई है, लास्ट क्लास में बनाई है ना, अभी उसी का काम है, इक्वल टू एंड पासवर्ड डॉट वैल्यू इक्वल टू नल। अगर नल जाएगी वैल्यू, ठीक है, अच्छा नल क्यों गई है और उसने रिडायरेक्ट क्यों करा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे वाज़ेह चीज भी दिख रही है, वो मैंने अभी गौर करा है। वैसे भाई मैंने बॉक्स इस तरीके से खाली छोड़ा था, पासवर्ड एंटर करा था, तो इसको एरर देना चाहिए था ना, क्योंकि मैंने एक बॉक्स खाली छोड़ा था। इसने रिडायरेक्ट क्यों करा, रिडायरेक्ट क्यों करा भाई, और का ऑपरेटर लगा हुआ है, ये वाले और का ऑपरेटर है, लास्ट क्लास में इसका डिफरेंस नहीं बताया था। इसका डिफरेंस क्या था, इसमें क्या होना चाहिए, ये वाला दोनों कंडीशनें चेक करेगा, जब दोनों कंडीशनें चेक होंगी तो ये वाली चीज चलेगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये वाला काम क्या करेगा, एक वैल्यू चेक करेगा, अगर इसको एक वैल्यू सही मिली एक वैल्यू गलत मिली आगे पास कर देगा, ऐसी कंडीशन में जाएगा नहीं। तो यहाँ पर ये इसका ये मसला था, यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाने वो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अगर यूजर नेम ने आके वैल्यू उसने एम्प्टी ऐड करी है और पासवर्ड भी एम्प्टी ऐड करा है, तो उसको अलर्ट बॉक्स के अंदर कौन सा मैसेज करेगा प्रिंट, ब्लैंक वैल्यू करेगा। और अगर उसने सही कर दिया तो क्या होना चाहिए,
अगले पेज पे जाना चाहिए, तो मैंने एल्स पार्ट में सिर्फ ट्रू लिखा है। ट्रू यहाँ पर आप इसी तरीके से लिखोगे, रिटर्न फॉल्स। अच्छा, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसी करोगे, अगली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिटर्न रीडायरेक्ट करके अलग लिखना पड़ता है, वो समझेंगे उसमें। उसमें अलग तरीके से रीडायरेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें इस तरीके से रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो आप एल्स पार्ट में चला दोगे भाई, उसने अगर एम्प्टी ऐड करा तो उसके तो एरर मैसेज आ जाएगा, एक एरर मैसेज मिल जाएगा उसको, ठीक है। अगर उसने कुछ ऐड करा और पासवर्ड भी कुछ ऐड करा, तो आप उसको रिटर्न ट्रू कर दो। अब रिटर्न ट्रू क्या चलेगी, ये वाली स्टेटमेंट चलेगी जो आपने फॉर्म वाला करा था। फॉर्म में एक्शन क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डॉट एचटीएमएल से क्या मुराद है भाई, रीडायरेक्ट करने के लिए पेज का लिंक लगाया। तो अब आप देखें यहाँ पर जब मैं आके रिफ्रेश करता हूँ, यही वाली पेज थी, हाँ ये, ठीक है। बिना कुछ एंटर करे सबमिट करा, क्या बोल रहा है। तो एक चीज आपको मिल गई कि अगर आप कोई भी फील्ड या कोई भी एक चीज पूरा फॉर्म खाली छोड़ देता है, आप उसके ऊपर एरर जनरेट करना चाहते हो तो कैसे करोगे। ये तो समझ में आ गया, इस तरीके से इक्वल टू नल करके कर दोगे कि अगर वो एक चीज भी खाली छोड़े तो उसमें एरर आ जाए। ओके कर दें, अब कुछ एंटर कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ क्लिक करता हूँ, यूजर नेम पे क्लिक नहीं हुआ, कॉपी पाथ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंटर। यहाँ क्लिक करा, यहाँ ये ले लिया पासवर्ड, अभी मैंने कोई वो नहीं लगाई है लेंथ वगैरह, ठीक है। सबमिट करा, रिडायरेक्ट कर दिया इसने मुझे इस पेज पे। तो अगर मैंने अब आपको दोनों कंडीशनें करके दिखा दी, आप कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ भी ऐड कर रहे हो, आपको रिडायरेक्ट कर रहा है अभी। और अगर आप कुछ भी ऐड नहीं कर रहे तो क्या कर रहा है, अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज करवाना चाहते हैं कि सिर्फ एडमिन 1 2 3 होना चाहिए, तो आप वो कैसे करोगे। मैं चाह रहा हूँ कि अगर यूजर नेम में एडमिन यूजर नेम में आए, पासवर्ड एडमिन 1 2 3 आए, तो अब आप इसको रिडायरेक्ट कैसे करोगे, कहाँ चेंज कर सकते हो कोडिंग में, बताओ देख के, कहाँ चेंज कर सकते हो, एल्स में क्यों कर सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस होंगी, वो चेंजेस कैसे होंगी जो अभी आपने करी है। डॉट वैल्यू बता दो, जो आप लोगों ने अभी जो आपने काम करा है ना, अब वही काम यहाँ पर आएगा। कैसे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने दे दिया एडमिन, अभी खामोश खामोश, यहाँ पे दे दिया एडमिन और यहाँ पे दे दिया एडमिन 1 2 3, ठीक है। यही काम आपने करा था अभी असाइनमेंट में यही काम करा है ना या नहीं करा। बस आप यहाँ पे करोगे रिटर्न, इसको हटा के, इसको चीजों को हटा के कंट्रोल एक्स करके इसको यहाँ पुट कर दोगे और ट्रू को ऊपर भेज दोगे। तो अब ये काम होगा जब मेरा यूजर आके एडमिन 1 2 3 पासवर्ड एडमिन 1 2 3 एंटर करेगा और यूजर नेम क्या डालेगा, एडमिन, तो उसको कहाँ पे भेज देगा, एक न्यू पेज पे भेज देगा, ठीक है। और अगर उसने कोई चीज गलत डाल दी तो क्या होगा, एल्स पार्ट चल जाएगा, उसको एल्स पार्ट में एरर मिल रहा होगा तो वो एरर जनरेट कर देगा। भाई आपकी कंडीशन, आपके उससे बताता हूँ, आप लोगों ने कोडिंग करी है ना, उससे बताता हूँ। ये वाली नहीं है, वो वाली दूसरी फाइल है। इसमें आप ये वाली चीजें देखो, अभी पहले ये वाली चीज समझो। इफ में आपने बोला है इफ यूजर नेम अगर एंटर, अच्छा डॉट वैल्यू अभी हटा दो, डॉट वैल्यू को छोड़ दो, सही है। यूजर नेम सिंपल बता रहा हूँ। आपने बोला है अगर यूजर नेम नहल और पासवर्ड नहल 1 2 3 एंटर करे तो इसको क्या मिले, क्या बने, अलर्ट में क्या हो जाएगा, थैंक यू आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने गलती से पासवर्ड नहल 1 2 3 4 कर दिया तो क्या होगा, हाँ तो ये आएगा। तो आप इस तरीके से कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से असाइन कर सकते हो अभी। अब वो आगे का काम है कि यार रजिस्ट्रेशन जब वो कर रहा हो तो यूजर नेम वहां से उठ कर आए, वही यूजर नेम डाले, वो अलग कहानी है, वो बात की कहानी, वो थोड़ी लेंथी कहानी है। तो यहाँ तक अभी कोई सवाल है तो पहले पूछो, यहाँ तक पहले सवाल है तो कोई पूछो, जो समझ रहे थे वो पूछो, जो बातें कर रहे थे वो बातें करो। हाँ आप एक चीज बोले थे ना कि कोई चीज एडमिन के पास ही वो शो होगी,
दूसरी चीज जो डैशबोर्ड वो आगे काम करेंगे, उसका आपका सेकंड सेमेस्टर में काम होगा। इसका डेटा कहाँ पर है? इसका अगर कोई क्रिएट कर रहा है अपना अकाउंट, भाई आप सबसे पहले आप जो चीज लिख रहे होते हो ना वो एक डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रही होती है, ठीक है। डेटाबेस आप लोग सेकंड सेमेस्टर में आपका वो आएगा, आप डेटाबेस बनाने सीखोगे। तो आपके पहले उसमें नहीं है, खाली जहाँ पे सिखाते हैं कि कंडीशंस वगैरह कैसे बनती है, इसका इतना काम नहीं है। जब आप आगे जाओगे ना तब आपको ये काम में बहुत ऐसी कंडीशन है। तो कोई सवाल है यहाँ तक?